डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जेनेटिक्स सीरीज के एपिसोड 3 में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के विषय में, जिसको कि दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। इसके पहले की जो जानकारी है, जो साथी ये वीडियो न देखे हों एपिसोड 1 और एपिसोड 2, तो वो मेरा रिक्वेस्ट है कि उन दोनों एपिसोड को देखने के बाद इसे देखें, तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि हमने पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड दोनों में बिल्कुल अलग अलग करके कि कैसे न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, चारगाप के रूल क्या हैं और फ्रैंकलिन और विल्किंस ने कौन सा व्यू दिया था, इन सारी बातों की चर्चा हमने करी है। अब एक एक स्टेप उसमें बताया है, और जब उस स्टेप को आप जान लेंगे तब इसको अगर देखते हैं तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। फिलहाल तो स्वागत है आपका इस एपिसोड 3 में जेनेटिक्स सीरीज के, जिसमें हम लोग डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये आपके सामने देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है। तो आप ये देख रहे हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यूली एक दूसरे से जुटे कैसे हुए हैं, वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुटे हैं, जिसकी हमने चर्चा कर लिया है। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इस साइड में है और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इस साइड में है। एक्चुअल में जब वाटसन क्रिक ने इन दोनों चारगाप के रूल को देखा और फ्रैंकलिन तथा विल्किंस के प्रपोज जो स्टेटमेंट उन लोगों ने दिया, जो डीएनए का स्ट्रक्चर क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा प्राप्त किया था, जब उन्होंने इस पर अपना व्यू दिया, इन दोनों के व्यू की स्टडी के बाद वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को प्रपोज किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। उन्होंने ये बताया कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, सबसे पहले तो वो एंटी पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। जैसे अपने पास ये मान लिया जाए कि ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं, जिसमें इनका जो कैप है, इनका जो एक कैप है, ये कैप को मैं ये मान लूं कि ये 3 प्राइम दोनों है, और जो इधर का जो पोर्शन है ये 5 प्राइम है। 3 प्राइम क्या होता है, 5 प्राइम क्या होता है, इसके विषय में हमने पूरा डिटेल में, जो पिछली स्लाइड में, जो एपिसोड 2 में, एपिसोड 1 में पूरा डिटेल में इसकी चर्चा हमने करी है कि 3 प्राइम और 5 प्राइम क्या होता है। तो उसको आप लोग देख ले। तो अब हम लोग चलते हैं, ये दोनों मानते हैं क्या है, 3 प्राइम है, 3 प्राइम है। ये इधर क्या है, 5 प्राइम है, 5 प्राइम है। ये क्या है, बिल्कुल एंटी पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब एंटी पैरेलल हुई ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगर जब इस तरह से होगा तो इसको कहेंगे हम एंटी पैरेलल। ठीक है, मतलब इधर 3rd प्राइम है, इधर 5th प्राइम है, इधर फिर क्या, इसके 3rd प्राइम के पीछे सामने क्या है, दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का 5 प्राइम है, और इसके 3rd प्राइम के सामने कौन है, इसका 5 है और इसका 3rd है, और इसका 3rd है, इसका 5 है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए। और सिंपल एग्जाम्पल में कि दो व्यक्ति एक खाट पर लेटे हों, तो एक व्यक्ति का सर दूसरे व्यक्ति के पैर की तरफ हो। ठीक है, जैसे दो व्यक्ति मान लीजिए अपने पास में, एक ये व्यक्ति है, ये इसका पैर इधर है, और दूसरा व्यक्ति, ये सर इसका यहां है और इसका हेड, इसका पैर यहां है। तो ये मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। ठीक है, अब हम इसको कहेंगे हम एंटी पैरेलल, मतलब एक दूसरे के विपरीत ध्रुव हो। अब यहां देखिए, एक का यहां पैर है तो दूसरे का क्या है, हेड है।
यहां पर इसका पैर है तो इसका क्या है, हेड है। ठीक इसी तरह से ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलली पहले अरेंज हो जाती हैं, उसके बाद उसमें क्या आती है, ट्विस्टिंग आती है। ठीक है, ट्विस्टिंग आती है एक एक्सिस के अराउंड। जब वो ट्विस्टिंग आती है तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होती है। पास में ये हमने दो तार के दो सिरे हैं, ठीक है, दो तार हैं ये। अब ये मान लीजिए कि एंटी पैरेलल है, तो इसको अगर हम ऐसे ट्विस्ट करूं इस तरफ से, तो जो ये स्ट्रक्चर बन के आपकी तैयार हो रही है इस तरह की, जैसे आप रस्सी देखे होंगे लिपटी हुई, तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर तैयार होगी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डीएनए डबल हेलिक्स। अब इस डीएनए डबल हेलिक्स में ये देखा गया कि इनके जो डायामीटर है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मल है। डायामीटर क्या है, यूनिफॉर्मल है। कैसे यूनिफॉर्मल है कि एक तरफ, जैसा कि चारगाफ ने कहा था कि एक तरफ पिरिमिडीन रहेगी तो दूसरी तरफ प्यूरिन रहेगी। अगर एक तरफ प्यूरिन है तो दूसरी तरफ पिरिमिडीन होगी। जैसे कि ये समझिए कि अपने पास एक तरफ डबल रिंग है अगर, तो दूसरी तरफ क्या होगी, सिंगल रिंग होगी। तो आपको मालूम है कि डबल रिंग किसकी होती है, प्यूरिन की होती है। अब इधर देखिए, ये आपका पिरिमिडीन है। अब इधर अगर अपने पास में डबल रिंग किसकी हो गई, सिंगल रिंग। सिंगल रिंग अपनी किसकी हो गई, पिरिमिडीन की। तो अपने पास इधर साइड में डबल रिंग फिर क्या होगी, प्यूरिन। फिर यहां पर अपने पास क्या है कि ये अपने पास क्या हो गया, पिरिमिडीन हो गया। तो यहां पर डबल रिंग वाला क्या होगा, ये प्यूरिन होगा। जाहिर सी बात, आपको मालूम है कि प्यूरिन क्या होती है, डबल रिंग होती है, और पिरिमिडीन क्या होती है, सिंगल रिंग होती है। अगर ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी तभी जाकर के वहां पर जो डायमीटर होगा वो यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर ऐसा हो जाता कि एक तरफ डबल रिंग हो, फिर उसके बाद में सिंगल हो, और डबल रिंग, सिंगल रिंग, अब फिर डबल डबल दोनों अगर जुट जाए, से डबल डबल रिंग वाली जुड़ जाए, मतलब प्यूरिन प्यूरिन से जुड़ जाए। अब फिर पता चला कि पिरिमिडीन पिरिमिडीन से जुड़ जाए, तो फिर पता चला कि अपने पास फिर क्या हुआ कि प्यूरिन प्यूरिन जुट गया। तो क्या यह डायामीटर कभी संभव है कि यूनिफॉर्मल आए? क्या नेचर की खूबसूरती है कि उसने जब देखा डायमीटर को बराबर करना है, इसलिए एक तरफ डबल है, डबल रिंग, एक तरफ डबल रिंग तो दूसरी तरफ सिंगल रिंग, फिर एक तरफ सिंगल रिंग है तो दूसरी तरफ डबल रिंग है। देखिए इस तरह से जब आएगा, मतलब प्यूरिन, कहने का मतलब यह है कि प्यूरिन से पिरिमिडीन जुटेगा। और पुनः अगर यहां पिरिमिडीन है तो यहां प्यूरिन जुटेगा। ठीक है, इस तरह से देखते हुए जब व्यवस्था नेचर ने करी, इस कारण से जो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल बना, जब स्ट्रक्चर तैयार हुआ होगा, तो उनके बीच की जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्मल है, एंड दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। अब यहां देखिए कि जब ये टर्न लेता है, इसमें दो तरह के ग्रुप आपको दिख रहे हैं। एक तरफ तो मेजर ग्रुप है, जहां की जो डीएनए की जो बैकबोन है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप और
जो शुगर है उसकी जो बैकबोन बनी है, जब वो एक दूसरे से काफी दूर हैं, मतलब फार अपार्ट हैं, तो वहां पर मेजर ग्रुप बन रहा है। जैसा कि हमने यहां दिखाया भी है, मेजर ग्रुप बैकबोन्स आर फार अपार्ट। मतलब जब मेजर ग्रुप बनेगा कब, जब बैकबोन एक दूसरे से क्या होंगी, दूर होंगी ज्यादा। और दूसरा हमने यहां दिखाया है जो माइनर ग्रुप है वहां पर बैकबोन थोड़ा क्लोजर हो जाती है। यूं समझिए कि ये आपका मान लीजिए है, अब इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो ये वाला जो सामने ओपन दिख रहा है ये क्या है आपका, ये मेजर ग्रुप है। और यहां जो मेरे पीछे हाथ के पीछे वाला जो हिस्सा ये वाला खुला है, इसको मान लीजिए कि अपना माइनर ग्रुप, ठीक है। तो और माइनर ग्रुप तथा मेजर ग्रुप दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में स्थित होते हैं। फिर ये देखा गया कि जो मेजर ग्रुप की जो लेंथ है वो लगभग 18 से 19 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है। कितना, 18 से 19 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है। और जो माइनर ग्रुप की जो डिस्टेंस है वो 12 से 13 एंगस्ट्रॉन की बात है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नियर अबाउट एक मेजर ग्रुप और एक माइनर ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस आता है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉन और 3.4 नैनोमीटर। अब ये एक कंप्लीट टर्न बना लेता है, ठीक है। जब ये ट्विस्टिंग होती है तो एक कंप्लीट टर्न जो होता है वह एक मेजर ग्रुप इन्वॉल्व करता है, एक माइनर ग्रुप इन्वॉल्व करता है, और उसकी टोटल जो डिस्टेंस होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉन या फिर 3.4 नैनोमीटर होती है। तो वन टर्न इज इक्वल टू 1 पिच होता है, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में जो टर्न यूज किया है इस एक कंप्लीट टर्न के लिए दैट इज 1 पिच। 1 पिच इज इक्वल टू होता है 10 बेस पेयर। मतलब 1 पिच जब कंप्लीट होगी तो वो 10 बेस पेयर के बराबर होगी। और दूसरी कैसे निकाला गया कि ये जो दो अपने पास में दिखाए गए बॉन्ड जो ये नाइट्रोजनस बेस को दिखाया गया इस तरह से, ठीक है। एक्चुअल में ये इस तरह से होता नहीं है, होता तो ऐसे कि जब वो ऐंठता है तो उसके ऊपर जो नाइट्रोजनस बेस है इस तरह से एक स्टैक के रूप में ऐसे एक स्टैक लगता जाता है, ठीक है, और फिर फोल्डिंग होती जाती है। फिर आप इस पर दिखाने का इस तरह से प्रयास किया गया है। तो ये बीच में आप देख रहे हैं लाइनिंग जो बनाया मैंने, ये नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या है, ज्वाइनिंग है, बाइंडिंग है। तो ये चीजें आपका कितना है, तो आपने ये देखा कि दो डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स या टू बेस वो कितना होता है, वो होता 3.4 एंगस्ट्रॉन और 0.34 नैनोमीटर होता है। अब यहां जरा देख लीजिए बैकबोन जो ये मेजर ग्रुप है, मेजर ग्रुप में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा बाइंड करते हैं। ये ध्यान रहे, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाटर मॉलिक्यूल की अधिकतम मात्रा कहां बाइंड होगी डीएनए में, तो आंसर होगा मेजर ग्रुप। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए नेसेसरी होती हैं, वे प्रोटीन जाके बाइंड भी करती हैं, मेजर ग्रुप पर ही जाके बाइंड करती हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में हेल्प करती हैं। तो आप ये चीज यहां जो हमने दिखाया था न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, ये सब न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से क्या है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, इधर भी जुड़ी हुई हैं। अब ये बीच में हमने जो दिखाया है ये भी बताया गया कि जो एडेनिन हमेशा चार्गाफ में, मैंने बता दिया चार्गाफ के रूल में कि एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन विद थ्रू दी
2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन विथ थ्रू दी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से ये चीज हमने चर्चा कर ली थी, तो पुनः एक बार हमने बता दिया, जरूर हमने महसूस किया। और एक चीज यहां जरा देख लीजिए, हमने उसमें कहा था कि ये बराबर T हमेशा होगा और G बराबर C होगा। देखिए यहाँ पर ये कितने हैं, 1 2 A है, तो क्या 2 T हैं? हाँ है, देख लीजिए यहाँ पर 2 T भी दिख रहे हैं। यहाँ 1 T यहाँ पर है और 1 T यहाँ पर है, और एक ये यहाँ पर है, एक A यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कि जितने A है उतने ही T हैं। जरा हम यहां देखें, ये बराबर कितने हैं, 2 हैं। इस जो हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को सिलेक्ट किया है उसकी बात कर रहा हूं। अब यहां देखिए जरा से, G कितने हैं जरा काउंट कर लीजिए। G एक तो यहां आपके पास है, एक यहां आपके पास है, एक यहां आपके पास है, 3 G हैं। तो क्या 3 C भी हैं? हाँ, देख लिया जाए, 1 2 3, देखिए 3 C भी हैं। इसका मतलब हुआ कि जब आप देख लीजिए कि AG, हमने कहा था कि A प्लस G इज इक्वल टू C प्लस T। जरा देखा जाए तो A का मान 2 है और G का मान 3 है। यहाँ C का मान कितना है, 3 है, और T का मान कितना है, देखिए ये बराबर 5 आया कि नहीं आया। यही हमने चारगाफ के रूल में बताया था कि A प्लस G बराबर C प्लस T होना ही होना है, ये निश्चित है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और बताया था मैंने कि क्या A प्लस T, यहां देखते हैं A प्लस T बराबर G प्लस C, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। जरा इसमें देखा जाए है क्या, A अपने पास कितना है, 2 है, और T अपने पास कितना है, 3 है, और G अपने पास कितना है, जरा देखिए G अपने पास में नहीं, यहां A कितना है, 2 है, T भी 2 है, G कितना है, 3 है, और C कितना है, 3 है। यहाँ 2 2 4 होगा, यहाँ 3 3 6 होगा। क्या बराबर हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए ये कहा जाता है कि A प्लस T इज इक्वल टू G प्लस C होना जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये मस्ट है कि A प्लस G इज इक्वल टू C प्लस T आना ही आना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये पूरी चीजें कंप्लीट हो गई। DNA डबल हेलिक्स जिसको कि वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, और जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में जो मेरा स्टेप होगा वो स्टेप आपके सामने तुरंत आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिले और आप उसका लाभ उठावें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।